नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो गो प्रोग्रामिंग भाषा पर हैं और ख़ास तौर पर गो का इस्तेमाल करके वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएं इस पर। इनमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि एक ही काम को करने के कितने कितने अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। हमारे स्रोतों में गो से वेब एप्स बनाने के आप कह सकती हैं कि 3 अलग-अलग नज़रिए या फिलॉसफीज दिखाई गई हैं। पहला है एकदम फाउंडेशनल तरीका, यानी गो की अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। दूसरा है जिन जैसा एक लाइट वेट फ्रेमवर्क पकड़ना। और तीसरा है बीगो जैसा एक क्या कहते ऑल इन वन या फुल फीचर्ड फ्रेमवर्क, जिसमें डेवलपर के लिए लगभग सब कुछ पहले से मौजूद होता है। ठीक है, तो ये 3 अलग-अलग रास्ते हैं एक ही मंजिल तक पहुंचने के। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सबसे बुनियादी रास्ते से शुरू करना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि गो अकेले बिना किसी बाहरी मदद के क्या-क्या कर सकता है। तो पहला उदाहरण जो हमारे पास है वो एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का है। इसे देखकर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि ये एक पूरा का पूरा वेब ऐप है जिसमें डेटाबेस भी है और ये सिर्फ गो के अपने बिल्ट इन टूल से बना है। इसमें 3 मुख्य चीजें इस्तेमाल हुई हैं। रिक्वेस्ट संभालने के लिए नेट HTTP पैकेज, MySQL डेटाबेस और .tmpl फाइल्स। ये .tmpl फाइल्स क्या हैं? TMPL फाइल्स को आप एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्म की तरह समझ सकती हैं। इनमें HTML का पूरा ढांचा होता है, लेकिन जहां जहां हमें डायनामिक डेटा दिखाना है, जैसे कर्मचारियों के नाम या उनकी सैलरी, वहां खाली जगह छोड़ दी जाती है। जब कोई यूजर पेज रिक्वेस्ट करता है तो हमारा गो कोड डेटाबेस से असली डेटा लाता है और उन खाली जगहों को भर देता है। अच्छा, फिर वो भरा हुआ HTML पेज यूजर को भेज दिया जाता है। ये वेब पेज को डायनामिक बनाने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। अच्छा, तो ये एक तरह का खाका है जिसे गो का कोड असल जानकारी से भरता है। अब कोड के स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्रोतों में 2 मुख्य गो फाइलें मेंशन की गई हैं, एक एम्प्लॉय mgmt.go और दूसरी एम्प्लॉय मैनेजमेंट डेटाबेस ऑपरेशंस.go। इन्हें अलग अलग क्यों रखा गया है? क्या सारा कोड एक ही फाइल में नहीं आ सकता था? आ तो सकता था, पर यहीं पर अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। पहली फाइल एम्प्लॉय mgmt.go का काम सिर्फ वेब की दुनिया से बात करना है। कौन से URL पर क्या दिखाना है, यूजर ने फॉर्म में क्या भरा है, उसे कैसे पढ़ना है, ये सब। जैसे कोड में लिखा है http.handlehand, home, इसका सीधा मतलब है कि जब कोई वेबसाइट के होम पेज पर आएगा तो होम नाम का फंक्शन चलेगा। इस फाइल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डेटा कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है। और दूसरी फाइल mpmp डेटाबेस ऑपरेशंस.go, फिर वो सिर्फ डेटाबेस से बात करती होगी। बिल्कुल, उसका काम है डेटाबेस से कनेक्शन बनाना, सारे कर्मचारियों की लिस्ट निकालना या कोई नया कर्मचारी जोड़ना। अब सोचिए इसका फायदा क्या है। मान लीजिए कल को आपकी कंपनी फैसला करती है कि अब MySQL नहीं बल्कि पोस्टग्रेस डेटाबेस इस्तेमाल करना है, तो आपको सिर्फ वो दूसरी फाइल mpmt डेटाबेस ऑपरेशंस.go को जाकर बदलना होगा। अच्छा, आपकी वेब लॉजिक वाली फाइल को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कुछ बदल गया है, वो वैसी काम करती रहेगी। इससे भविष्य में ऐप को मेंटेन करना और अपग्रेड करना बहुत आसान हो जाता है और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है चीजों को व्यवस्थित रखने का। तो जब एक यूजर वेबसाइट पर जाकर नया एम्प्लॉय बनाने का फॉर्म भरता है और सबमिट बटन दबाता है तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट.go का इंसर्ट फंक्शन एक्टिवेट होता है। वो फॉर्म से डेटा पकड़ता है और उसे mpmgt डेटाबेस ऑपरेशंस.go के इंसर्ट एम्प्लॉय फंक्शन को पास कर देता है, जो उसे डेटाबेस में डाल देता है। एकदम सही। ये एक असेंबली लाइन की तरह है जहां हर स्टेशन का अपना एक खास काम है। अब इस एप्लीकेशन को चलाने की प्रक्रिया भी स्रोतों में दी गई है। ये एक डेवलपर के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। पहले गो और MySQL आपके सिस्टम पर होने चाहिए। फिर आप MySQL में empmag नाम का एक डेटाबेस और एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बनाते हैं। और उसके बाद कुछ कमांड्स चलाने होते हैं जैसे go mod init और go mod tidy। ये क्या करते हैं? ये गो के डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है। go mod init आपके प्रोजेक्ट को एक गो मॉड्यूल के तौर पर इनिशियलाइज करता है और go mod tidy वो आपके कोड को स्कैन करके देखता है कि आपको किन-किन बाहरी पैकेजेस की जरूरत है, जैसे इस केस में MySQL ड्राइवर,
go-sql-driver MySQL और उन्हें डाउनलोड करके मैनेज करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका प्रोजेक्ट किसी भी मशीन पर आसानी से चल सके। और एक बार जब सब कुछ सेट हो जाता है तो एप्लीकेशन HTTP लोकलहोस्ट 8000 पर लाइव हो जाता है। यूजर कर्मचारियों की लिस्ट देख सकता है, नया जोड़ सकता है, अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। मतलब एक पूरा CRUD क्रिएट रीड अपडेट डिलीट एप्लीकेशन तैयार है, वो भी सिर्फ गो की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। ठीक है, तो मानक लाइब्रेरी से ऐप बनाना एक तरह से हर पुर्जा खुद बनाने जैसा है। इसमें पूरा कंट्रोल मिलता है, लेकिन काफी मेहनत भी लगती है, खासकर URL राउटिंग जैसी चीजों में। पर मान लीजिए मुझे कुछ जल्दी बनाना है और मैं ये सब रोजमर्रा का काम दोबारा नहीं करना चाहता। क्या गो में इसके लिए कोई कारकिट जैसा विकल्प है जहां कुछ चीजें पहले से बनी बनाई मिले? बिल्कुल, और यहीं पर जिन जैसे वेब फ्रेमवर्क आते हैं। जिन एक बहुत ही पॉपुलर और हल्का फ्रेमवर्क है। ये आपको वही कंट्रोल देता है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देती है, लेकिन बहुत सारा रोजमर्रा का काम, जिसे बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट को पार्स करना या URL को सही फंक्शन से जोड़ना, उसे बहुत आसान बना देता है। तो दूसरा उदाहरण जो हमारे पास है वो इसी जिन फ्रेमवर्क का है। ये एक इवेंट लिस्ट मैनेजर ऐप है। जब मैंने जिन का कोड देखा तो एक चीज मुझे बहुत अलग लगी। .html वाले उदाहरण में हम .tmpl फाइलों से सीधे HTML पेज भेज रहे थे, लेकिन यहाँ जिनके कोड में c.json जैसा कुछ लिखा है। इसका क्या मतलब है? क्या हम यहाँ पेज नहीं बना रहे हैं क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है। जिन वाले उदाहरण में हम एक ट्रेडिशनल वेब ऐप नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक REST API बना रहे हैं। API? हाँ, API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आसान भाषा में ये एक ऐसा सर्वर है जो HTML पेज नहीं बल्कि सिर्फ रॉ डेटा लौटाता है, आमतौर पर JSON फॉर्मेट में। तो c.json, http.sok, jin.h, list.getEvents का मतलब है कि क्लाइंट को सभी इवेंट्स की एक लिस्ट JSON फॉर्मेट में भेज दो। तो अगर सर्वर सिर्फ डेटा भेज रहा है तो यूजर को दिखने वाला सुंदर वेब पेज वो कहां से आ रहा है? वो पेज फ्रंट एंड से आ रहा है। इस उदाहरण में Vue.js नाम का एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया है। जी। यहाँ पर एक डीकपल्ड आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन का दिमाग बैकएंड जो गोजी में है और उसका चेहरा फ्रंट एंड जो Vue.js में है, ये दो अलग अलग हिस्से हैं जो सिर्फ एक तय भाषा यानी API में बात करते हैं। अच्छा। बैकएंड का काम है डेटा देना और लेना, और फ्रंट एंड का काम है उस डेटा को यूजर को दिखाना और यूजर से इनपुट लेना। उन्हें एक दूसरे के अंदरूनी कामकाज को जानने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर अपनी अपनी दुनिया में आजादी से काम कर सकते हैं जब तक वे API पर सहमत है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। फ्रंट एंड टीम चाहे तो Vue.js की जगह React या Angular इस्तेमाल कर ले, बैकएंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मोबाइल ऐप की टीम भी उसी API का इस्तेमाल करके एक नेटिव ऐप बना सकती है। एक API कई क्लाइंट्स। सही। इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने का तरीका भी इसी बात को दिखाता है। पहले आप npm इंस्टॉल और npm रन बिल्ड चलाकर Vue.js ऐप को तैयार करते हैं। ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की स्टैटिक फाइलें बना देता है। और फिर आप go run main.go से जिन सर्वर शुरू करते हैं। तो जिन सर्वर दो काम कर रहा है, एक तो API रिक्वेस्ट को संभाल रहा है जैसे API इवेंट्स, और दूसरा Vue.js की बनाई हुई उन स्टैटिक फाइलों को भी सर्व कर रहा है। एकदम सही। और नतीजा ये होता है कि जब यूजर पेज खोलता है तो पूरा Vue.js ऐप उसके ब्राउजर में लोड हो जाता है। फिर जब यूजर कोई नया इवेंट जोड़ता है तो Vue.js बैकग्राउंड में जिन API को एक रिक्वेस्ट भेजता है, डेटाबेस में इवेंट सेव हो जाता है और API कंफर्मेशन भेजता है। Vue.js फिर बिना पेज को रीलोड किए तुरंत स्क्रीन पर नई लिस्ट दिखा देता है। अच्छा, इसी को सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। हाँ, SPA। और ये यूजर को बहुत तेज और स्मूथ अनुभव देता है। जिन और Vue.js का कॉन्गुलेशन API बनाने के लिए तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसमें अभी भी काफी सेटअप है। मतलब बैकएंड अलग मैनेज करो, फ्रंट एंड अलग। अगर कोई ऐसा डेवलपर है जिसे सब कुछ एक ही पैकेज में चाहिए, एक ऑल इन वन सोल्यूशन, क्या गो की दुनिया में ऐसा भी कुछ है? हाँ, और ये हमें हमारे तीसरे उदाहरण बीगो फ्रेमवर्क की ओर ले जाता है। बीगो को एक बैटरी इंक्लूडेड फ्रेमवर्क कहा जा सकता है। इसका मकसद डेवलपर को वो सब कुछ देना है जिसकी उसे एक बड़ा वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरत पड़ सकती है, और वो भी
एक ही पैकेज के अंदर। और स्रोतों के अनुसार बीगो की सबसे आकर्षक विशेषता इसका बिल्ट इन ORM है। ORM का पूरा नाम है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। आसान शब्दों में ये क्या है? आसान शब्दों में ORM एक जादूगर की तरह है जो आपके प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स और डाटाबेस टेबल्स के बीच अनुवादक का काम करता है। पारंपरिक तरीके में अगर आपको डाटाबेस से सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए तो आपको सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स जैसी SQL क्वेरी लिखनी पड़ती है। सही। लेकिन ORM के साथ आप बस अपने गो कोड में कहते हैं मुझे सारे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स दे दो। ORM पर्दे के पीछे खुद ही SQL क्वेरी बनाता है, उसे चलाता है और नतीजों को वापस आपके गो ऑब्जेक्ट्स में बदलकर दे देता है। तो बीगो का ORM मतलब अब हमें SQL लिखने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर मामलों में नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये रोजमर्रा के CRUD ऑपरेशंस को बहुत आसान और तेज बना देता है। साथ ही ये SQL इंजेक्शन जैसी सुरक्षा खामियों से भी बचाता है, क्योंकि ये क्वेरीज को सुरक्षित तरीके से बनाता है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि बहुत ही जटिल रिपोर्ट्स या डेटा एनालिसिस के लिए कभी-कभी आपको ORM के दायरे से बाहर निकलकर सीधा SQL लिखना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है। बीगो का उदाहरण एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऐप का है। इसके कोड स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें main.go, models.go, routes.go और manage.go जैसी कई फाइलें हैं। ये क्या दर्शाता है? स्ट्रक्चर परिभाषित करती है, जैसे कि प्रोडक्ट स्ट्रक्ट, ये आपका मॉडल है। routes.go बताता है कि कौन सा URL किस कोड को चलाएगा, और manage.go आपका कंट्रोलर है। इसमें एप्लीकेशन का असली लॉजिक होता है, जैसे प्रोडक्ट को कैसे जोड़ना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है। और इसी कंट्रोलर फाइल में ORM का जादू देखने को मिलता होगा। बिल्कुल। अगर आप डिलीट फंक्शन का कोड देखें तो उसमें कोई SQL डिलीट क्वेरी नहीं लिखी है। कोड बस इतना है, orm.gorm.delete and models.product। ID प्रोडक्ट ID, मतलब आप गो में एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी ID सेट करते हैं और उसे ORM को दे देते हैं कि इसे डिलीट कर दो। बाकी का काम ORM खुद कर लेता है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार किसी ORM का इस्तेमाल किया था तो मुझे लगा कि ये तो चीटिंग है। सालों तक हाथ से SQL लिखने के बाद ये एक जादू जैसा लगता है। और इसे चलाने की प्रक्रिया भी काफी सीधी है। go mod init, go build और एप्लीकेशन http.localhost 8080 पर तैयार। यूजर को एक वेब इंटरफेस मिलता है जहां वो प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है। ये जिन वाले उदाहरण से काफी अलग है, जहां हमें फ्रंट एंड अलग से बनाना पड़ रहा था। हाँ, बीगो अपने टेम्पलेट इंजन के साथ आता है, तो आप उसी में व्यूज बना सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाले उदाहरण में किया था। तो ये एक बहुत ही एकीकृत, मतलब इंटीग्रेटेड अनुभव देता है। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने गो में वेब ऐप बनाने की 3 बहुत अलग-अलग नजरिए देखें। पहला, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ, जो एक कारीगर की तरह है, जो अपने औजार खुद बनाता है और उसे हर चीज पर पूरा कंट्रोल चाहिए। सही। दूसरा, जिन जैसा हल्का फ्रेमवर्क, जो एक API आर्किटेक्ट के लिए है, जिसे तेजी से एक मजबूत और स्केलेबल बैकएंड बनाना है। और तीसरा, बीगो, जो एक रैपिड प्रोटोटाइपर के लिए है, जिसे एक ऑल इन वन पैकेज चाहिए ताकि वो जल्दी से एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन खड़ा कर सके। बहुत अच्छा सारांश है। और इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सही टूल का चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। अगर आप गो सीख रही हैं या एक छोटा सा इंटरनल टूल बना रही हैं, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से शुरू करना बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको फंडामेंटल सिखाती है। अगर आप एक मॉडर्न SPA बना रही हैं जहां फ्रंट एंड और बैक एंड टीमें अलग हैं, तो जिन जैसा API फर्स्ट फ्रेमवर्क आदर्श है। और अगर आप एक बड़े डेटा केंद्रित एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, जैसे एक ई-कॉमर्स साइट जहां बहुत सारी डेटाबेस टेबल्स हैं, तो बीगो का ORM आपका बहुत समय और मेहनत बचा सकता है। हमारे स्रोतों में ज्यादातर CRUD ऐप्स और REST APIs बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन गो तो अपनी परफॉर्मेंस और कंकरेंसी के लिए मशहूर है, यानी एक साथ कई काम करने की क्षमता। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, इन तकनीकों को समझने के बाद एक डेवलपर के लिए अगला तार्किक कदम क्या हो सकता है। पारंपरिक वेब ऐप से परे
गो की इस कंकरेंसी वाली ताकत का फायदा उन वेब एप्लीकेशंस में कैसे उठाया जा सकता है जहां रियल टाइम इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जैसे कि लाइव चैट सिस्टम, ऑनलाइन गेमिंग सर्वर या फिर लाइव अपडेटिंग स्टॉक मार्केट डैशबोर्ड? ये एक सवाल है जो आगे की खोज के लिए एक नया दरवाजा खोलता है।